नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं, क्या मोदी का वो जलवा नहीं रहा, या यूं कहें कि जिस तरीके से मोदी 2014 से लगातार छक्के चौके मार रहे हैं, अब वो थक गए हैं, या यूं कहें कि मोदी का जो प्रभाव मंडल 2014 में दिख रहा था, 2019 में दिख रहा था, जिस प्रभाव मंडल के सहारे बीजेपी 1 से 18 राज्यों में शासन व्यवस्था कायम की, क्या वो प्रभाव मंडल अब छिन्न हो रहा है? जी हाँ, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि 2014 से आज तक जिस नैरेटिव को मोदी सेट करते थे, विपक्ष उस नैरेटिव में उलझ कर रह जाता था और फिर जीत मोदी की होती थी। लेकिन चंद महीनों में स्थिति बदलती हुई दिख रही है। अब नैरेटिव विपक्ष तय कर रहा है और उस नैरेटिव में मोदी बुरी तरह से उलझते जा रहे हैं, या यूं कहें कि इस तरीके से उलझ जा रहे हैं कि उनके पास बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा। याद करिए कर्नाटक चुनाव, किस तरीके से बजरंग बली को लेकर मोदी चुनाव मैदान में उतरे और पूरे चुनाव कैंपेन को बजरंग बलीमय कर दिए। रिजल्ट क्या हुआ? और ये बजरंग बली का इशू आया कहाँ से? कैसे वो इशू आया कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ही शामिल किया कि बजरंग दल हमारी सरकार बनेगी तो कर्नाटक में बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे। मोदी को लगा कि अरे वाह, मेरे ही नैरेटिव को तो इन्होंने एक अलग अंदाज में हमें मौका दे दिया है। हम तो भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान तो करते ही हैं, तो बजरंग बली के सहारे हम नाप देते हैं। कितना बढ़िया, पूरे देश की मीडिया को भी लगने लगा कि फिर एक ब्लंडर कांग्रेस से हो गया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान पवन खेरा ने कुछ कह दिया था, इसी तरीके से कुछ चीज़ें आ गई सामने। सब राहुल की आलोचना करने लगे कि फिर गया वो काम से। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट देखिए, बुरी तरह से बीजेपी चुनाव हार गई। लगातार उसके बाद घटनाक्रम को देखिए, विपक्षी एकता को लेकर बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद जिस तरीके से मोदी हमलावर हुए, भ्रष्टाचारियों का बैठक हो रहा है, सब भ्रष्टाचारी एक तरफ हो रहे हैं, कोर्ट से जो सजा हफ्ता है वो अपनी हथी बचाने के लिए एक जगह बैठ रहे हैं। इतना इस बात को हवा दिया गया कि दूसरी बैठक आते आते एनडीए की बैठक उन्हें करनी पड़ी, और उसी दिन करनी पड़ी जिस दिन विपक्ष का बैठक था। और देखिए, जिस दिन विपक्ष की बैठक में इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, ठीक 2 घंटे बाद मोदी एनडीए का मीनिंग बदल दिए। मतलब जो नैरेटिव विपक्ष या राहुल गढ़ रहा है, उसी नैरेटिव का में उलझ रहे हैं मोदी, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। और फिर इंडिया को लेकर नाम इंडिया हुआ, तो इस इंडिया नाम को लेकर इस तरीके से हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है कि अब तो पार्लियामेंट में ये सवाल होने लगा, उठने लगा कि इंडिया शब्द को भारतीय संविधान से हटा दिया जाए, भारत रहने दिया। इंडियन एयरलाइंस का भी नाम बदल, इंडियन क्रिकेट टीम का भी नाम बदल दीजिए, इंडियन एयरफोर्स का नाम बदल दीजिए। मतलब अब स्थिति ये हो गया कि आज कम से कम बीजेपी के 40 से अधिक नेता अलग अलग जगहों पर इंडिया को लेकर बयान दिया है। तो जो विपक्ष चाहता था, आज बीजेपी उसी नैरेटिव पर वापस आ गया है। मतलब विपक्ष जो चाह रहा था, आज बीजेपी वहीं खड़ी है, उस इंडिया का काट ढूंढ रहा है। और इंडिया को काट ढूंढने के बहाने प्रधानमंत्री ने तो 4 कदम और बढ़कर कह दिया कि भाई इंडिया तो आतंकी संगठन का नाम है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को याद करिए, इंडियन मुजाहिदीन को याद कीजिए, पीएफआई को याद कीजिए।
मतलब जिसके पीछे इंडिया है वो आतंकी संगठन है। इस पर भी बबेला मचा। अंत में प्रधानमंत्री को चुप्पी साधना पड़ा। कई तरह की चीजें इस तरीके से चल रही है। और उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने जो ये प्रण लिया था कि हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं और हम इस पर नजर ही नहीं दौड़ाएंगे। मतलब दुनिया में मुकेश के जन्मदिन पर ही बधाई देते हैं। कोई फुटबॉलर का कुछ होगा तो ट्वीट करके बधाई देंगे। मतलब कौन ऐसा शख्सियत नहीं है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते हो। और जन्मदिन तो पत्रकार का भी, अगर कोई जन्मदिन पटना ब्यूरो का कोई पत्रकार अगर उसका जन्मदिन हो तो पता चला पीएमओ से वो लेटर आ जाता है, बधाई मोदी जी बधाई दिए। कैसे हम पत्रकारों को देखें कि मोदी जी के यहाँ से बधाई संदेश आया जन्मदिन पर। ये जो बदलाव दिख रहा है, भाई मणिपुर की घटना पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। और बोलेंगे नहीं तो 267 पर शुरू हुआ, 267 पर कीजिए तो एक 176 पर कीजिए। और लगातार विपक्ष को मौका देते गए। आज विपक्ष वहाँ पहुँच गया। आज मणिपुर के उस लगातार जहाँ शरणार्थी हैं उस कैंप में जा रहे हैं सारे इंडिया की टीम। मतलब मौका ये दे रहे हैं कि ये किसी न किसी बहाने जनता के बीच वो पहुंच जाए। आज टीम इंडिया वहाँ पहुंची हुई है। पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगा, इसको लेकर भी नोटिस जारी हो गया है। तो इतिहास खंगाला जा रहा है कि देखिए कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आया जिसमें प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, या यूँ कहे कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर ना बोले हों। कोई रिकॉर्ड निकालिए। अभी पूरी फौज लगी हुई है लोकसभा का कि किसी भी अविश्वास प्रस्ताव में देखिए जिसमें प्रधानमंत्री को बोलना नहीं पड़ा हो। संकट यही है। अब आप सीबीआई की जांच दे दिए। आज सीबीआई की टीम पहुंच भी गई जिन लड़कियों के साथ ये व्यवहार हुआ है। तो ये जो जिद है या फिर विपक्ष के जिस राजनीति को आप जिद के सहारे साधना चाहते हैं, वो चीज़ें किस तरीके से बदल रही है वो देखने वाली बात है। किसान आंदोलन में भी कुछ इसी तरीके का उन्होंने जिद पकड़ा था और किस तरीके से उनको सिलेंडर बोलना पड़ा। मतलब स्वशर्त नहीं, अपने शर्त पर वापस ले लिए कानून। लेकिन बात करने को तैयार नहीं थे। उस आंदोलन को विफल करने के लिए पूरी ताकत इन्होंने लगा दी थी, याद है ना। तो ये चीजें जिस तरीके से चली आ रही है वो दिख रहा है कि अब नीतीश को वो अब ये दिख रहा है कि मोदी में अब वो जलवा नहीं रहा। या सोशल पेज पर ही देखिए ना, बीजेपी के आईटी सेल मालवीय, अमित मालवीय, अगर हाल ही के दिनों में क्या किए, ग्लोब में दिखाया गया कि भाई देखिए सशक्त भारत का प्रतीक, और उसमें भारत के हिस्से में पाकिस्तान को दिखा दिया था। बड़ी बबीला मचा। रोज इस तरह की गलती हो रही है। जो सोशल मीडिया बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी, वो सोशल मीडिया आज बीजेपी के लोगों को इस तरीके से डरा रही है कि अब बीजेपी के नेता ट्वीट करने और पोस्ट करने से घबराने लगे हैं। प्रधानमंत्री के पोस्ट पर देखिए कि कितनी लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि नरेंद्र मोदी अगर हाल ही के दिनों में मुकेश के जन्मदिन पर बधाई दिए तो हजारों लोगों ने कहा कि मणिपुर आपको नहीं दिख रहा है, कहाँ सोए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा बदलाव है और ये बदलाव जता रहा है कि मोदी जी के अब अच्छे दिन लद गए हैं। और विपक्ष जो नैरेटिव सेट करता है उस नैरेटिव के पीछे अब मोदी खड़े दिख रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी मणिपुर को लेकर जिस अंदाज में बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई विपक्ष ने, उस रणनीति के सामने किस तरीके से बौने साबित हुए बीजेपी के रणनीतिकार, वो साफ दिख रहा है। आप बंगाल और राजस्थान की बात कर रहे हैं और ये बात करके आप उस महिलाओं के सेंटीमेंट को आप हवा दे रहे हैं जो मणिपुर की घटना से आहत है। उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, उन्हें लग रहा है कि उस महिला को न्याय मिलनी चाहिए, लेकिन आप बंगाल और राजस्थान की चर्चा कर ऐसे हजारों लाखों महिलाओं के आत्मसम्मान पर आप ठेस पहुंचा रहे हैं। ये समझ में आपको नहीं आ रहा है
ये नैरेटिव जिस तरीके से आप विपक्ष ने बनाया, आप उसमें उलझते जा रहे हैं और आप पार्लियामेंट हाउस में बोलना ही पड़ेगा। अभी तक आप क्यों बच रहे हैं कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब सीबीआई की जांच आप दिए हैं। अब आप उस दौर में जितनी लड़कियां के साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके परिजनों को अब नए तरीके से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जा रही है। 0 एफआईआर करके सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो गए। 2 दिन पहले भी एक हृदय विदारक घटना सामने आई है कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए एक लड़की गई और उस लड़की को अगवा कर लिया गया और उसके साथ रात भर दरिंदगी के साथ रेप की घटना घटी है। और वॉशरूम का बहाना लगाकर वो जब किसी तरीके से बाहर निकली और भागते हुए जब पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिए। ये तो 2 दिन पहले की घटना है। अंत में सेना का हस्तक्षेप करने के बाद उस लड़की का एफआईआर दर्ज किया गया। ऐसे दर्जनों लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। और आज विपक्ष के नेता वहां पहुंचकर, इन टीम इंडिया पहुंच करके तो एक अलग तरीके के समा बना दी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो 2014 से पहले बहुत अच्छे अच्छे गेंद को भी छक्के में बदल देते थे मोदी, आज साधारण फुलटॉस गेंद पे भी वो बोल्ड हो रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में 2024 का चुनाव का परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, ये साफ अब दिखने लगा है।